नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 2 की। बच्चों, हमने पाठ 2 पढ़ाया हुआ है और उसका आज हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे। बच्चों, जिन भी बच्चों ने पाठ 2 पढ़ा नहीं है, आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप जाइए पढ़िए, और पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जो है पाठ 2 क्या कह रहा है, उसका सारांश क्या है, उसमें क्या बातें दी गई हैं। उत्तर तो आप अपने आप से ही कर ले जाएंगे। जैसे हम कभी भी क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको कोच क्या करता है, पूरी सारी टेक्निक बताता है कि कैसे मारना है, कैसे गेंद को पकड़ना है, कैसे फील्डिंग करना है। जैसे ही आप सीख जाते हैं तो फिर इसके बाद आपको केवल क्या है, मैदान में जाके खेलना ही रह जाता है। तो उसी तरह से आपका जो पाठ 2 है उसे आप जब बढ़िया से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो प्रश्न उत्तर तो सिर्फ आपको बैटिंग करना है, धड़ाधड़ आप चौके और छक्के मारेंगे, और कैच लपकना होगा तो ऑन द स्पॉट कैच लुकेंगे। तो आपको इस पाठ को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके बाद प्रश्न उत्तर हल कीजिए। अब देखिए प्रश्न उत्तर क्या है। प्रश्न 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? उत्तर, लॉर्ड क्लाइव का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में विशेष योगदान था। वही क्लाइव था जो एक कलर के रूप में मद्रास में कंपनी के एक कलर के रूप में भारत आया था, और इतना धीरे धीरे इतना उसने अपनी योग्यता और अपने कौशल के बल पर वो क्या बना, बंगाल का गवर्नर बन के पुनः नियुक्त हुआ था। तो कंपनी की जो क्षमता थी, जो उसकी ताकत थी, उसको बढ़ाने में कौन, लॉर्ड क्लाइव बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही क्लाइव था जिसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, वरना सिराजुद्दौला इतने आसानी से हारने वाला नहीं था। यही पहला व्यक्ति था जिसने कंपनी की आकांक्षा जगाई कि हम भी भारतीय राजाओं को पराजित कर सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं, उन्हें पराजित कर सकते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने ही प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित कर बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित किया। ये वही जो है लॉर्ड क्लाइव था। तो इसका उत्तर ये हो गया। प्रश्न 2, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चे माल भारत से ले जाने के लिए यहाँ पर कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा देती थी। भाई, कच्चा माल उन्हें कार है, ब्रिटेन के जोन उद्योग स्थापित भल हैं उनके लिए कच्चा माल चाहत रहा है। अब कच्चा माल कहाँ से लिया है, तो कच्चा माल भारत में उत्पादित करवा। पहले भारत क्या करे, बनल बनावल वस्तु जो है इंग्लैंड बेचे है, लेकिन अब ये भारत के का कह दे रहा है कि भैया उद्योग उनकर ख़त्म कर दे रहा, उन्हें जोन कंपनी रहा भारत के जोन उद्योग रहा है कुल ख़त्म कर देना। एक बात कहा कि खाली दोनों खेती करा और खेती करवा, जौन फसल तो उगई बा ओके कम से कम रेट पर हम अंग्रेज खरीदें, और खरीद के कहाँ ले आए, इंग्लैंड ले आए। इंग्लैंड में वह जो कि फिर ओकर प्रसंस्करण कैसे, जैसे नील स्याही बनावे, काफ़ी से जो है कोक से कॉफ़ी बनावे, चाय बनावे, जो है पैकिंग करें। एक बाद फिर वह जो है चाय फिर भारत में ला के उचित दाम पे बेच दें। तो आप देखें कि कंपनी जो है कि भारत में नील और चाय काफ़ी के कहाँ कहाँ बागान लगाते रहा है, एक बारे में देखो, ताकि उनका क्या हो, व्यापार बढ़ सके या उनका मुनाफा बढ़ सके। जिसमें नील की खेती के लिए बयाना, काफ़ी के लिए कर्नाटक राज्य और असम के चाय के बागान बहुत प्रसिद्ध थे। असम के चाय बागान जैसी या दार्जिलिंग की जो चाय है, मतलब ये दार्जिलिंग का क्षेत्र तो बंगाल में पड़ता है, वो ऐसी चाय पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। तो दार्जिलिंग में चाय का अद्वितीय स्थान है। उसी तरह असम में चाय के बहुत बागान लगते हैं। ये चाय के बागान कौन लगाता था, कंपनी लगवाती थी, लगवा के यहाँ पर मजदूरों से मजदूरी करवाती थी कम दाम पे, और मजदूरी करवा के जब चाय पैदा हो जाती थी तो उसकी पत्तियों को तो वही जो है कि निकाला जाता है, पत्तियों को निकाल के उसको इंग्लैंड भेजा जाता था, और इंग्लैंड वहाँ प्रसंस्कृत होकर चाय बनकर फिर क्या हो जाती, कंपनी में पैक होकर भारत आते थे, और भारत के लोग उसको ऊंचे दाम पे खरीदते थे। भारत ही नहीं, वो यूरोप में भी जाती थी, अमेरिका में भी जाती थी। इस तरह से उसका व्यापार होता था और कंपनी उससे मुनाफा कमाती थी। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से हुआ, जिसमें कंपनी का सेनापति लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला आमने सामने थे। हमने बताया कि कंपनी की ओर से सबसे पहला युद्ध जो, मतलब पहला युद्ध इसलिए कह रहे हैं कि जो
उनकी साम्राज्यवादी जो भारत में राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से लड़ा गया था। इससे पहले छोटे मोटे युद्ध तो होते रहते थे, लेकिन ये पहला ऐसा संघर्ष था जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट हो रही थी बंगाल के नवाब और कंपनी के सेनापति के बीच। तो क्लाइव इसमें विजयी हो जाता है। प्लासी युद्ध में क्लाइव की चतुरता एवं विश्वासघात से सिराजुद्दौला पराजित हुआ, जिससे बंगाल कंपनी के नियंत्रण में चला गया। हमने बच्चों पहले ही बताया था कि देखिए मीर जाफर, फिर जो है दुर्लभ राय, फिर अमित चंद्र जैसे बहुत सारे सेठ और जो उसके सेनापति थे, इन सब ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। धोखा क्या दिया कि जाके लॉर्ड क्लाइव से मिल गए। देखिए कहते हैं कि हमेशा जो है जो घर का आदमी होता है वही आपके लिए घातक होता है। बाहर के आदमी की इतनी औकात नहीं कि आपको चोट पहुंचा दे या आपको धक्का पहुंचा दे। जब भी चोट पहुंचाई जाती है तो वो घर के व्यक्ति के या परिवार के व्यक्ति के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है। जैसे कहते हैं ना, लंका ढहाने में किसका योगदान था? विभीषण का था। विभीषण अगर ना होता तो शायद जो है लंका को राम जी इतने आसानी से ढहा नहीं पाते। लेकिन विभीषण जैसे ही राम के पक्ष में आया, उसने लंका की सारी जो है एक एक पुर्जे की जानकारी दी और लंका जलकर खाक हो गई। तो इसी तरह से आप देखिए कि जो सिराजुद्दौला था उसके ही सेनापति जिसका नाम मीर जाफर रहता है, इसके बाद उसके अन्य जो बैंकर रहते हैं वो सब कंपनी के साथ मिल जाते हैं और इन सिराजुद्दौला का साथ छोड़ देते हैं। प्रश्न 2, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मोहम्मद। प्रश्न 2, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। उत्तर, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ। एक तरफ कौन लड़ा था? कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो। दूसरी तरफ जो सेना थी उसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की मिलकर सेनाएं किससे मुकाबला कर रही थी? अंग्रेज की सेना से मुकाबला कर रही थी। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की सेना इन पर भारी पड़ी। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो क्या था कि इनकी सेना प्रशिक्षित नहीं थी, उसके पास जो है कि आधुनिक तकनीक की बंदूकें नहीं थी, उनके पास आधुनिक तोपखाने नहीं थे। इस कारण से आप देखेंगे कि अंग्रेजों की सेना बहुत कम होते हुए भी इन तीनों सेनाओं को बुरी तरह से पराजित करती हैं और बक्सर के युद्ध ने ये निर्धारित कर दिया कि अंग्रेज अब भारत में राज्य स्थापित करेंगे और उन्होंने बंगाल को जीतकर अपने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय मिली और कंपनी का बंगाल पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। वह किसानों से लगान वसूल सकती थी, बिना शुल्क के व्यापार कर सकती थी, साथ ही बंगाल के नवाब की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। इस तरह से बक्सर का युद्ध हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के नियंत्रण का पहला कदम था। उसने यही नहीं किया कि किसानों से हम कर लेंगे, किसानों से मनमानी कर वसूला, फिर उन्होंने कहा कि अब हम जो कर वसूल रहे हैं उसी से यहाँ से वस्तु खरीदते थे। कौन वस्तु? नील खरीदते थे, चाय कॉफ़ी, यहीं का पैसा यहीं पर से वस्तु खरीदते थे और उसको कहाँ लेके जाते थे? इंग्लैंड लेके जाते थे। नहीं तो पहले आपको याद होगा, ध्यान रखिए, पहले पार्ट में हमने बताया था कि अंग्रेज भारत से सामान खरीदने के लिए सोना और चांदी लेके भारत में आते थे। तो यहाँ से मसाले, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ये सब खरीद के लेके कहाँ जाते थे? इंग्लैंड जाते थे और वहाँ के मार्केट में बेचते थे। लेकिन अब इंग्लैंड जब बक्सर का युद्ध जीत ली तो यहाँ के किसानों से वो कर वसूलने लगी, लगान जिसे बोलते हैं वसूलने लगी, और लगान को वसूल करके उन्हीं के पैसे से उन्हीं का माल फिर खरीदने लगे और उसको इंग्लैंड बेचने लगे। मतलब अंग्रेज़ों को 0 पैसा अपना खर्च करना पड़ा, केवल मुनाफे में रहे। और इसके बाद आप देखिए कि शुल्क, जो पहले उन्होंने बताया था पहले पार्ट में कि व्यापारिक शुल्क लगता था, जो भी कंपनी का माल भारत से बाहर जाता था उस पर जो है कि नवाब कर वसूल करता था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो वो भी सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद बंगाल का जो नवाब था उसकी नियुक्ति का अधिकार किसे मिल गया? कंपनी जिसे चाहती थी उसे नवाब बनाते थे, जिसे चाहती थी उसे हटा देती थी।
तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत में एक राज्य स्थापित कर लिया, एक राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, वो भी बंगाल। बंगाल इतना पावरफुल राज्य था, इतना शक्तिशाली राज्य था कि वहाँ से जितनी आमदनी होती थी वह आमदनी पूरे भारत में उतनी आमदनी किसी भी राज्य में नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खेती इतनी उन्नत दशा में होती थी, क्योंकि भाई खेती बहुत ज़बरदस्त होती थी। फिर इसके बाद वहाँ पर उद्योग भी बहुत थे, क्योंकि वहीं पर आप देखेंगे सूती कपड़ा हो रहा था, वहीं पर मलमल हो रहा था, वहीं पर जो है कि आपको रेशमी कपड़ा का उत्पादन, ये सब वहाँ पर पैदा हो रहा था। तो अंग्रेज़ों को कहते हैं ना, सोने की कोठरी हाथ लग गई थी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपने नियंत्रण में कर लिया। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1, अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? उत्तर, प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। भारत से व्यापारी लाल सागर, फारस की खाड़ी और मध्य एशिया से होकर रोम और जिनेवा की मंडी में माल लेकर जाते थे। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि भारत से कैसे व्यापार होता था। माल के रूप में सूती वस्त्र, मसाले, काली मिर्च आदि थी। यह व्यापार मध्यकाल तक चलता रहा। मतलब ऐसे ही इन सब चीज़ों को लेकर कि भारत से वहाँ यूरोप से सोना चांदी लेके आते थे और भारत से वस्तुएं लेकर जाते थे, खरीदकर वस्तुएं लेकर जाते थे। तो ये मध्यकाल तक चला, परंतु कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात यूरोपीय व्यापारी नए मार्ग की तलाश करने लगे, क्योंकि कुस्तुनतुनिया हमने बताया था पूर्वी रोमन साम्राज्य का क्या था, एक राजधानी थी। तो जब राजधानी पर कब्जा हो गया तो वो मध्य एशिया का जो फारस की खाड़ी से होकर, लाल सागर होकर ये सब व्यापार होता था, अब यह सब व्यापार बंद हो गया। तो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध था, वो मार्ग था, वो टूट गया। अब यूरोपीय व्यापारियों को ये लगा कि क्योंकि भारत से जो माल जाता था वो बहुत लाभदायक होता था, तो यूरोपीय व्यापारियों को लगा कि हमको नए रास्तों की खोज करनी चाहिए, हमें नए मार्ग की खोज करनी चाहिए। और उन्होंने इसके लिए एक नए मार्ग की खोज की जो अफ्रीका महाद्वीप के तट के सहारे होता हुआ भारत पहुंचा था। यह खोज तब समाप्त हुई जब 1498 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप के तट के सहारे वास्को डी गामा भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा के पश्चात अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी व्यापार के लिए भारत आए। पहले तो पुर्तगाली नाविक आया जिसका नाम वास्को डी गामा था, मतलब फिर इसके बाद पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो भरा के मक्खियों की तरह पहुंचे भारत पर, इनको चूसना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे देखा जो है कि अन्य यूरोपीय देश देखे, इंग्लैंड देखा कि अरे यहाँ तो जो है कि व्यापार हो रहा है, नाविक जो व्यापारी थे उन्होंने देखा कि यहाँ की वस्तुओं से लाभ हो रहा है, उन्होंने फिर अपना जहाजी बेड़ा लेकर भारत पहुँचे। डच इसी तरह से उनके पीछे पहुँचे और डचों के पीछे पीछे कौन, फ्रांसीसी भारत में पहुँचे कि हमको भारत से क्या करना है, व्यापार करना है। शुरुआती समय में रेशम, मलमल, नील, चावल, बारूद, मसाले, सूती कपड़ा, नारियल, चीनी, हीरा आदि का भारत निर्यातक था, जबकि वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोपीय व्यापारी सोना चांदी लाते थे। मतलब शुरुआत समय में, बाद के समय की बात नहीं, अभी प्रारंभिक व्यापार चल रहा है, क्योंकि तब यही भीख मांगते थे अंग्रेज़ कि हमको जो है कि कंपनी स्थापित करने के लिए या हमको व्यापार करने के लिए बादशाह से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से हाथ जोड़ के विनती पर के कि हमको जो है व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। तब ये जो है सोना चांदी लेके भारत से व्यापार करते थे। फिर जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, इसके लिए कच्चे माल की उद्योगों को आवश्यकता थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय, कपास के बागान भारत में लगाती और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अब देखिए, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, जब वहाँ उद्योग स्थापित हो गए, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हो गई, फैक्ट्री स्थापित हो गई। अब फैक्ट्री जब स्थापित हो गई तो अंग्रेज़ों को किसकी ज़रूरत पड़ी, कच्चा माल की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने भारतीयों से कहा ऐसा है कि आप क्या करिए कि हमको कच्चा माल जैसे नील हो गया, काफ़ी हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, इसकी यहाँ बागान लगवाती थी और बागान लगवाकर वहाँ से जो वस्तुएं उत्पादित होती थी उसको इंग्लैंड ले जाती थी और इंग्लैंड ले जाकर कंपनी में उसको देते थे। कंपनी उनका उत्पादन करती थी, जैसे कपास से सूती कपड़ा बनता था, कॉफ़ी से काफ़ी बनती थी, नील से रंग बनता था, चाय से तो चाय पैकेटिंग होकर फिर वही भारत में लेके आते थे और उनको ऊँचे दाम पर बेचते थे। इन फसलों को सस्ते दामों में खरीद कर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखाने में भेजती थी। अंग्रेज़ कारखाने से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने की नील आदि
जहाज़ों के माध्यम से भारत में अधिक दाम पे बेचते थे। मतलब वही वस्तु फिर पुनः भारत लेके आते थे और अधिक दाम पर बेचते थे। इस तरह से अंग्रेज एवं अन्य यूरोपीय देश अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को भारत से अपने जहाज़ों पर लाद कर ले जाते थे। मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार जब उनको आवश्यकता हुई तब वो भीख मांग के गिड़गिड़ाते थे, और जब उनको लगा कि नहीं अब हमारा जो है हमारे यहाँ कंपनी स्थापित हो गई है, तो ऐसा करो कि भारत के जो उद्योग हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म करो और भारत से कच्चे माल का निर्यातक इनको बना दो। ये खाली जो है खेती करें और खेती करके हमको जो अनाज हो या जो खेती में पैदावार हो उसको हम लेके इंग्लैंड चले जाएं, इंग्लैंड में वस्तु पैदा करें, उसके बाद फिर इन्हीं को बेचें। तो उनको दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा था। बच्चों अब आगे देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अभी हमने बताया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव इसका नेतृत्व किया हुआ था अंग्रेजी सेना का। और दूसरी तरफ कौन था, सिराजुद्दौला था। दूसरा है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था। मीर कासिम जब देखा कि अंग्रेज जो है मुर्शिदाबाद में ही अपना क्या है फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे, अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे, तो उसे लगा कि अंग्रेज अधिकारी बार बार हमको आएंगे तो हमारे मामले में हस्तक्षेप करेंगे। तो उसने अपनी राजधानी, मुर्शिदाबाद बंगाल में था और मुंगेर कहाँ था, मुंगेर बिहार में था, यहाँ पर लेके अपनी राजधानी स्थापित किया। उसका नाम था मीर कासिम। ठीक, और मीर कासिम को किस युद्ध में पराजित करते हैं, ये सब पराजित करते हैं बक्सर के युद्ध में। तो बच्चों आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अब आगे पढ़ाएंगे कब।